नमस्कार साथियों, आशा उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम बढ़िया शानदार जिंदाबाद होंगे मेरे भाई। आज मैं जीएस का एक ऐसा पोर्शन पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, इसमें लगभग मैंने 100 एमसीक्यू लिए हैं। आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, आप भारतवर्ष का या स्टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं या किसी अन्य स्टेट का एग्जाम देते हैं मित्र, तो ये सेशन आपके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत ही लाजवाब होने के लिए जा रहा है। सेशन पूरा देखें, कंप्लीट देखें, लेकिन एक बात आप लोगों से कहूंगा मैं इस बीच में कि इस सेशन में 100 क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, बट ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि आपका एग्जाम है वो नज़दीक लगा हुआ है और मैं नहीं चाहता हूं आपका टाइम अधिक वेस्ट हो। इसलिए क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, जो जरूरत पड़ी उसका मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं, ताकि आपका कम समय में आप बेहतर तरीके से अधिकांश क्वेश्चन को देख पाएं और समझ पाएं मित्र। चलिएगा, इसी बीच में आप लोगों से के लिए मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लेकर के आया हूं जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। लाख दलदल हों, लाख दलदल हों, पांव दबाए दबाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? मेरे दोस्त, वर्ष बनने तक का अपना हौसला बनाए रखना, अर्थात जब तक आप परिपक्व न हो जाएं तब तक अपने आप को संयम बना के रखना है मित्र। बिल्कुल नहीं, चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा तूफान आए, तुम्हारे दोस्त परिवार वाले कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, एक बात लाइफ में याद रखिए बच्चों कि यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो माँ बाप, अपने मम्मी पापा के अलावा दुनिया में कोई कुछ कहे कि तू आवारा है, कैसा है, कोई मतलब नहीं। बस माँ बाप की बातों पर ध्यान दीजिए, बाद बाकी इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए उनके लिए कि दुनिया जो आज तुम्हारे पर अंगुली उछाल रही है, जो आज आपको गलत नजरों से देखते हैं, वो कल आपके लिए आपके घर पे आकर के आपका सम्मान करें बच्चों। और ऐसे एक नहीं, लाखों की संख्या में उदाहरण है, इसमें से एक आप भी बन सकते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि सेशन को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। चलिए बताइए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जैसे हम लोग एनएसएसओ कहते हैं, क्या कहते हैं? एनएसएसओ कहते हैं कि अंतर्गत एक कार्यालय है। मतलब जो एनएसएसओ है बच्चों, ये किसके अधीन कार्य करता है? क्या सांख्यिकी सर्वेक्षण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, या वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है मित्र, या सूचना प्रसारण और सूचना संचार प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या है? जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण है बच्चों, ये किसके अधीन कार्य करता है बताएं। तो मित्र ध्यान रखना, ये जो कार्य करता है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन बच्चों कार्य करता है। आपको बताना है इस समय इसके मंत्री कौन है, इस समय इसके मंत्री कौन है, आप लोगों को ये बताना है। क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, देश की प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या होता है? मतलब अगर तुम्हें प्रति व्यक्ति की इनकम निकालनी है देश की, तो क्या करते हैं कि देश की जो टोटल पॉपुलेशन होती है, देश की जो टोटल पॉपुलेशन होती है और राष्ट्र की टोटल जो आय होती है, इनकम होती है, उससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। तो बताइए, देश के प्रति व्यक्ति की आय का अर्थ क्या होता है, यह पूछा गया है। क्या प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होता है? ये तो नहीं होता है। क्या एक अमीर परिवार की आय होती है? नहीं होती है। क्या 4 व्यक्ति वाले परिवार की आय को हम राष्ट्र मतलब प्रति व्यक्ति आय कहेंगे? नहीं कहेंगे। प्रति परिवार के प्रति वर्ष की आय बच्चों, ये सही है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय को गणना कर सकते हैं। बता, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र। पूछा गया है, राउरकेला स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? बताओ मेरे दोस्त, राउरकेला है जो स्टील प्लांट है वो किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र में स्थित है, झारखंड में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में स्थित है? इसके बाद आप बताएं, भिलाई कहां पर है? भिलाई जो प्लांट है वो कहां पर है? दूसरा नंबर बताएं, दुर्गापुर कहां पर है? दुर्गापुर कहां पर है? तीसरा, हिंडाल्को कहां पर है? कौन सा बच्चों? हिंडाल्को प्लांट है वो कहां पर है? और बताएं, बर्नपुर कहां पर है?
बर्नपुर कहां पर है बताएं। लेकिन जो राउरकेला स्टील प्लांट है मित्र, वो कहां पर है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना ये उड़ीसा राज्य में है। कहां पर? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। आप लोग बता सकते हैं कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है मित्र, वो कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। जो बर्नपुर की बात आए तो इसे बताना वेस्ट बंगाल में है। भिलाई की बात आए, भिलाई कहां पर है, तो बताइए ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। दुर्गापुर की बात आए तो दुर्गापुर बताएंगे आप लोग, ये भी वेस्ट बंगाल में है। हिंडाल्को की बात आए, ये बताना यूपी में है भाई। कोई मेरा दोस्त बता सकता है ये हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ध्यान रखना यह सोनभद्र जिले में है। किसमें? सोनभद्र जिले में मित्र, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा इसमें यह गया है कि सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य को क्या कहते हैं। मतलब जैसे फसलें अपने इंडिया में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। इस समय जो महीना चल रहा है वो जून का चल रहा है। इस समय कौन सी फसलें होंगी, तो इस समय जायद की फसलें होंगी। किसकी? जायद की फसलें होंगी। रबी की फसलें बच्चों ध्यान रखना मेरे मित्र, जो रबी की फसलें होती हैं, जो रबी की फसलें होती हैं, उनका जो मौसम होता है बोने का और काटने का, पकने का, वह मोस्टली जाड़ों के समय में होता है। ठीक है, इनसे जोड़ सकते हैं जाड़ों के समय में। और जाड़ा मान के चलिए नवंबर से लेकर के फरवरी तक या मार्च तक। ये कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। लेकिन जो खरीफ की फसलें होती हैं, जो खरीफ की फसलें होती हैं मित्र, वह बरसात में बोई जाती हैं। कब? बरसात में, जैसे जुलाई। ठीक है। और कब काट ली जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान की फसल है, मक्का की फसल है, बाजरा की फसल है, इसी के तहत आती हैं। और उसके बाद होती है बच्चों जायद की फसलें। जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, तो ध्यान रखना गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं। तो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम कब? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। और जुलाई में काट ली जाती हैं, जुलाई से पूर्व काट ली जाती है। जैसे खरबूज हुआ, ककड़ी हुई, तरबूज हुआ, और फसलें हैं जिन्हें हम लोग जायद की फसल, मोस्टली जायद की फसलें कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया मेरे दोस्त? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए, जैसे किसान ने कोई फसल बोई, जैसे रबी की फसल बोई, तो उनकी कटाई से पहले सरकार उनका क्या करती है? मूल्य का निर्धारण कर देती है। जैसे रबी की फसल हुई आलू, आलू के बारे में सरकार जब किसान की वो निकालेंगे, काटेंगे फसल को या खोदेंगे आलू को, उससे पूर्व सरकार उसका मूल्य निर्धारित कर देती है कि एक कट्टा, जिसमें लगभग 50 किलो आलू आता है, तो उस कट्टे की कीमत मान के चलिए 400 रुपये, 500 रुपये हो सकती है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो सरकार द्वारा पहले मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। उसे क्या कहते हैं? क्या न्यूनतम बिक्री मूल्य कहते हैं? नहीं कहते मित्र। क्या अधिकतम बिक्री मूल्य कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या अधिकतम समर्थन मूल्य कहते हैं? नहीं कहते हैं। उसे कहते हैं मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। कितना? न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ध्यान रखना बच्चों, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यह 22 फसलों पर, कितनी? 22 फसलों पर। कितनी फसलों पर? 22 फसलों पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखिए, पूछा जाए क्वेश्चन कि सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी निर्धारित करती है, तो बताइए 22 फसलों पर। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, सरकार का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का क्या करना? निर्माण करना है। क्या ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, या प्रधानमंत्री जनधन योजना, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अगर जानते हैं तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि सरकार का ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी छोटे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
तो आप बताएंगे बच्चों, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। बच्चों कौन सी? ग्रामीण रोजगार सृजन योजना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डॉट 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 से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो किससे संबंधित है? क्या क्या बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से है, या बिजली वितरण से है, या समर्थन नामांकन से है, या क्षेत्रीय उड़ान से है? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है मेरे दोस्त, ये कब शुरू की गई थी? तो बताइए 16 मई 2016 को, 16 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। और ये कहां से शुरू की गई थी? ध्यान रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। किससे? बलिया जिला, जो उत्तर प्रदेश का बच्चों कौन सा? पूर्वी जिला भी है। याद रखिए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला भी है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, तो बताइए बलिया जिला है। वहीं से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 16 मई 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, महिलाओं के जो एलपीजी कनेक्शन होते हैं ना, गैस से एलपीजी कनेक्शन होते हैं, मतलब जो खाने बनाने वाली गैस जो कनेक्शन होते हैं ना, गैस वगैरह के, गैस चूल्हा के, सिलेंडर के, वही है ये बच्चों, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलिए, अगला है भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी, यह पूछा गया है। अच्छा, ऑप्शन आपके सामने है 1989, 1981, 1979 और 1991। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तब तक आपको बता दूं मैं कि जो नई आर्थिक नीति है शुरू की गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे? पहली बात। दूसरी बात आप ये बताएं, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? जब भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और वित्त मंत्री कौन थे बच्चों? बताइए। तो ध्यान रखना, पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। राव उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर आप इनके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों फोर्थ सही है, 1991 में। और इस समय ही एलपीजी लाई गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताएं निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब निर्माता या जन्मदाता कहा जाता है? जैसे भारतीय संविधान का जन्मदाता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। उसी तरीके से आपको यह बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मनमोहन सिंह को, अमर्त्य सेन को, नरसिम्हा राव को, या महालनोबिस को, पीवी महालनोबिस को। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। बेहतरीन है मित्र, क्वेश्चन आपको वो लाजवाब मिलेंगे टॉप तरीके से। बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन का बच्चों वही अमर्त्य सेन है, यह प्रथम भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बच्चों क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को, ठीक है। बताएं, और अमर्त्य सेन ने ही कहा, अमर्त्य सेन ने पता है क्या कहा था भारतीय संविधान के निर्माता के बारे में? वो ये कहा था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर मेरे पिता हैं। अमर्त्य सेन ने ही अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर मेरे पिता हैं।
ये किसने बोला था? अमर्त्य सेन ने बोला था। स्टेटमेंट हो सकता है इन फ्यूचर कभी पूछ लिया जाए, तो आप लोग याद रखना। बताएं भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना है हैरेट डोमर। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, वो किसके मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखना पीसी महालनोबिस। फोर्थ ऑप्शन सही है, जो 1956 से लेकर के 61 तक चली थी बच्चों। और ये कब से शुरू हुई थी? 1951 से लेकर के 66 तक थी, 56 तक, ठीक है, 56 तक ये पहली थी और दूसरी थी। पहली किस पर आधारित, किसी मॉडल पर आधारित थी? तो हैरेट डोमर की। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। और इन्हीं पीसी महालनोबिस को बच्चों याद रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। मनमोहन सिंह के बारे में बेहतर तरह जानते ही होंगे, वित्त मंत्री रहे, और नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री रहे बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे बड़े सावधानी तरीके से। बेहतर अच्छा क्वेश्चन है, हड़बड़ाएंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन मित्र आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। बताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 280 में उल्लेखित वित्त आयोग, जिसे हम लोग फाइनेंशियल कमीशन कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कमीशन कहते हैं, कि प्रकृति क्या है? जो फाइनेंशियल कमीशन है मित्र, इसका नेचर क्या है? ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि यह प्रशासनिक निकाय है, या अर्ध न्यायिक निकाय है, या न्यायिक निकाय है, या गैर संवैधानिक निकाय है। बच्चों एक बात याद रखना, जब किसी चीज का जो वर्णन है, किसी कमीशन का वर्णन है, वो यदि संविधान में है, उसका वर्णन अगर संविधान में है, तो याद रखिएगा वो गैर संवैधानिक तो नहीं हो सकता है, गैर संवैधानिक तो नहीं हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन तो मित्र कट जाता है आपका, यह ऑप्शन तो कट जाता है, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है उसका वर्णन किसमें? आर्टिकल 280 के तहत दिया गया भारतीय संविधान के। तो फोर्थ ऑप्शन तो कट जाता है। अब आप बताएं इसमें से क्या आंसर हो सकता है मेरे दोस्त? देखो, प्रशासनिक भी नहीं हो सकता है और न्यायिक भी नहीं है, बट कैसा है? अर्ध न्यायिक निकाय बच्चों, कैसा है? अर्ध न्यायिक निकाय है। क्वेश्चन गलत मत कर देना, ठीक है। हम लोग सेकंड ऑप्शन की ओर जाएंगे। जो हमारा वित्त आयोग है वो, उसकी प्रकृति कैसी है? अर्ध न्यायिक निकाय की तरह बच्चों, ठीक है। अच्छा, पहले जो वित्त आयोग है इसका जो गठन किया गया था, तो ये बताइए पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कोई भाई बता सकता है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? और 14वें कौन थे? और 15वें जो इस समय चल रहा है, बताइए। हालांकि इनके बारे में बताऊंगा, चिंता ना करें। प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थी बच्चों, केसी नियोगी थी मेरे भाई। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 14वें और 15वें आपको बताऊंगा, चिंता न करें, ठीक है। लेकिन आप कमेंट्स में जब तक बताएं कि 14वें अध्यक्ष कौन है इस समय, 14वें अध्यक्ष कौन थे और 15वें इस समय कौन है, आप जरा बताने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बताइए अर्थव्यवस्था में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जीडीपी का, किसका? जीडीपी बच्चों, जीडीपी लिखी हुई है इस तरीके से, जीडीपी। बताइए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? कोई भाई बताइए। मैं इंग्लिश बता देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब बताओ हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? क्या वस्तु गतिशील उत्पाद होता है? नहीं होता है।
या वैश्विक वितरण उत्पादन होता है, नहीं होता है, या फिर वस्तु घरेलू उत्पाद होता है, नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। इसलिए तीसरा ऑप्शन की ओर जाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बताएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है मेरे भाई। क्लियर हुआ, पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे आप, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे एनडीपी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डॉट डॉट के बराबर है, के बराबर है जैसे जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी प्लस एनएनपी, जीडीपी प्लस जीएनपी, और जीडीपी माइनस, यहां बच्चों माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी का मतलब पहले से आपको यह होना चाहिए, जीडीपी का अर्थ पता होना चाहिए। तो जीडीपी का अर्थ ये होता है कि एक देश में एक वर्ष में जितनी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनका जो मूल्य होता है उसे जीडीपी कहते हैं। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित जितनी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अगर उसमें से इस जीडीपी में से मूल्य ह्रास को हटा देंगे, क्या कर देंगे, मूल्य ह्रास, जैसे वस्तु के उत्पादन में जो भी खर्चा हुआ, मशीनें घिसी, जो भी उसमें से लॉस हुआ या आने जाने में जो खर्चा हुआ उसको घटा दिया जाए तो क्या निकल के आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स निकल के आ जाती है, मतलब उसकी वास्तविक कीमत निकल के आ जाती है। तो इसका लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। फोर्थ ऑप्शन मेरे भाई सही है इसका। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। बताएं अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अंत्योदय जो अन्न योजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी, बताएं। क्वेश्चन अच्छा बच्चों पूछा गया है और एक बार नहीं कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जरा बताने का प्रयास करें। वर्ष 2000 में, 2003 में, 2001 में या 2002 में, बताएं, प्रयास करें बताने का कि अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष भारत सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना ये, किस वर्ष शुरू की गई थी, बताने का प्रयास करें मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, यह शुरू की गई थी यह योजना, यह मोस्टली वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। कब, वर्ष 2000 में, 1 मई वर्ष 2000 में यह योजना शुरू की गई थी, याद रखना, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना पूछा गया क्वेश्चन है इसे। अगला बताएं, आज के सेशन में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे इकोनॉमिक्स के। वैसे इकोनॉमिक्स लोग पढ़ाने से डरते हैं और पढ़ने से भी लोग डरते हैं, और ऐसी बात नहीं है, इकोनॉमिक्स के हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। अतः आप बेहतर तरीके से इनको कर लेंगे तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिल जाए। अगर 1 या 2 क्वेश्चन मिल भी गए आपको तो मैं जानता हूं लाखों विद्यार्थियों से आप आगे होंगे, ध्यान रखना। बताएं ब्याज दर, संप्राश्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान विधि का सामूहिक रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों वो कौन सा है, ये पूछा गया है। क्या संप्राश्विक है या राजस्व घाटा है या क्रेडिट ऋण की शर्तें हैं या बैंक की शर्तें हैं, पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ब्याज दर, संप्राश्विक और दस्तावेजिक आवश्यकताओं और पुनर्भुगतान की विधि का सामूहिक रूप क्या है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्रेडिट सही है। कौन सा, क्रेडिट की शर्तें, इट इज राइट आंसर बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, कौन सा, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्र सहायता प्रदान करता है। बताएं मित्र कौन सा हो सकता है, क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है या प्रधानमंत्री जनधन योजना है या प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है या अंत्योदय अन्न योजना है। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 13 में कबीर भाई बताने का प्रयास करें। ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन ये जो योजना शुरू की गई थी यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अब आप बताएं अगर जानते हो तो। चलो ये मैं इसके बारे में बता चुका हूं, अंत्योदय अन्न योजना, ये योजना नहीं है बच्चों, ये योजना नहीं है, क्योंकि ये योजना भी बच्चों कब शुरू की गई थी, वर्ष 2000 में की गई थी। अब बताइए 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से क्या ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है,
बताने का प्रयास करें, बताने का मेरे दोस्त प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह तीसरा सही है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? तो ध्यान रखना मित्र, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य ग्रामीण स्तर पर, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक एजुकेशन, प्राथमिक ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी सेवाओं क्या करना, केंद्र की सहायता से उपलब्ध कराना। ठीक है, आप लोग याद रखो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? क्या वर्ष 2000 में, 1998 में, 2001 में या 1999? बताएं 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? और मुझे यह बताएं, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताने का प्रयास करें। मैं वर्ष बता देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कौन प्रधानमंत्री थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे मेरे भाई। चलो मैंने बता दिया वर्ष 2001। अब आप बताएं, वर्ष 2001 में शुरू की गई थी कौन सी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। जब आप गांव में जाते होंगे ना, रूरल क्षेत्र में जाते हो तो वहां पर मतलब छोटी छोटी हाईवे जैसी नहीं, छोटी छोटी सड़कें दिखाई देती होंगी। ठीक है, वही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2001 से हुई थी मेरे दोस्त। कब से? एक वर्ष 2001 में। कमेंट्स में बताओ उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन, अगर सेशन मित्र अच्छा लग रहा है तो शेयर वेयर कर दिया करो यार, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, इसमें आपके फिंगरप्रिंट सही हो जाएंगे। आगे चलिए, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन, जिसे हम लोग ईपीजेड कहते हैं, स्थापित किया गया है। वो ऐसा कौन सा बंदरगाह है, कौन सा स्थान है जो एशिया का पहला, मतलब इससे पहले एशिया में जितने भी कंट्री हैं उसमें यह स्थापित नहीं किया गया था, केवल भारत में किया गया है। चलो उसका नाम बता देता हूं, दूसरा नाम बता देता हूं, उपनाम बता देते हैं जो वर्तमान में उसका नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसका जो नाम बदल करके क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। अब बताएं इसमें से कौन सा स्थान है? क्या गुड़गांव है या कानपुर है, लखनऊ है या कांडला है? बताएं। चलो ये मैं यही बता देता हूं, ये बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। और ये बता देता हूं आपको, ये गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अब बताएं, अब इतने आप नहीं बता पाएंगे तो बड़ा सोचने वाली बात है, मैं भी ही बैठ जाऊंगा भाई तुम्हारी तरह से, क्या मतलब निकलेगा। इतना छोटा छोटा मैं सारी क्रियाएं बता दी, सारे उसके बारे में बता दिया, फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बड़ा सोचने वाली बात है यार। कुछ पढ़ते लिखते हो कि वैसे ही एग्जाम में जाके बैठ जाओगे यार। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं इतना सब कुछ बता दिया, गुजरात राज्य में बंदरगाह है। अब बताओ, अब मुझे ये बताओ, क्या लखनऊ बंदरगाह है? अरे भैया लखनऊ बंदरगाह नहीं है, ये नवाबों का शहर है। किसका? नवाबों का शहर है, जो गोमती नदी के तट पर है। कौन सी? गोमती नदी के तट पर है। इतना आप जानते हैं ना आप। कानपुर, इसे उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। गुड़गांव, क्या ये हो सकता है? नहीं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कांडला है। कांडला बंदरगाह, ये क्या है? बंदरगाह। सॉरी, याद रखेंगे, जो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किया गया था कांडला बंदरगाह में, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चले आगे, चलिए भाई, चलिए सही। अब बताएं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरे वही वित्त आयोग जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। किसमें? 280 में इसका वर्णन किया गया है। प्रथम तो मैंने आपको बता दिए थे, बताएं प्रथम कौन थे? केसी नियोगी। केसी नियोगी थे। पूछा कौन सा गया है? 14वें, 14वें और 15वें। बताइए 14 बताइए। क्या रंगराजन है? ये तो भाई आरबीआई गवर्नर रहे, ये आरबीआई गवर्नर हैं भैया। कौन? रंगराजन।
एन के सिंह, वाई वी रेड्डी या विजय किलकर? बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा? बताने का प्रयास करें, बताइए। तो ध्यान रखना, 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वाई वी रेड्डी थी मेरे भाई। कौन से थे? वाई वी रेड्डी 14 में। तो लिख सकते हैं 14 में कौन थे? वाई वी रेड्डी थी मेरे भाई। पूछा 15 में कौन है? तो 15 बच्चों एन के सिंह है। एन के सिंह जो वर्तमान समय में, एन के सिंह 15वें नंबर के। 14वें नंबर कौन है बच्चों? वाई वी रेड्डी हैं। प्रथम कौन थे? केसी नियोगी थी। संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखना, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत? समझ में आ चुका होगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलें। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जो आपका योजना आयोग था मित्र, इसका जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था? कोई साथी बताए, क्या 1947 में किया गया था, 1952 में किया गया था, 1950 में किया गया था, या 1954 में किया गया था? बताएं, योजना आयोग का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? बताने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो योजना आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय था बच्चों। पहली बात, कैसा था? गैर संवैधानिक निकाय था, याद रखना, ठीक है। और वर्तमान समय में सरकार द्वारा ये क्या कर दिया गया है? ये समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसके तहत जो योजना आयोग था, इसके तहत 12 पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी बच्चों, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 17 तक चली थी, ठीक है। अब बताएं, ये इसका गठन कब किया गया था? ध्यान रखना, वर्ष 1950 में किया गया था। कब? वर्ष 1950 में किया गया था। तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। डॉट 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 राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्र, जिस वर्ष की गई थी, तो दो लोगों का बड़ा सहयोग था, दो लोगों का, और दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक अहम भूमिका रखते थे, जिनमें आप पाएंगे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। दूसरे तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, ये दो लोग थे, इनके सहयोग से राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। और इसी के माध्यम से बच्चों आगे जाकर के पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था बच्चों। कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वार्षिक अधिवेशन हुआ था मित्र। क्या हुआ था? वार्षिक अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो हरिपुरा में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। अब देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, हरिपुरा अधिवेशन बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, बताने का प्रयास करें मेरे दोस्त। और इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं बताया तो बड़ा सोचने वाली, शर्म वाली बात है मेरे भाई। बड़ा सोचने वाली और शर्म वाली बात है, आप बेशर्म हो गए, समझ लीजिए। बताने का प्रयास करें। शहरी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी कितनी है? जो लोग शहर में रहते हैं, कार्य करते हैं, शहरी कार्य करते हैं, उनको प्रतिदिन लगभग कितनी कैलोरी उनको मिलनी चाहिए? और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो शहरों से ज्यादा अधिक मात्रा में, शहरी जो लोग होते हैं उनसे अधिक मात्रा में मतलब क्या करते हैं? वर्क करते हैं, उनको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? क्या शहरी, इसमें पूछा गया शहरी वाला, तो शहरी वाला बताएंगे सबसे पहले। क्या 1800 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 3000 कैलोरी, या 2100 कैलोरी? बताएं, बताने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे दोस्त। ध्यान रखना, जो शहरी क्षेत्र हैं,
शहरी क्षेत्र में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनके लिए पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से 2100 कैलोरी, कितनी, 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र है मित्र, कौन से ग्रामीण श्रमिक हैं, उनको प्रतिदिन 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए मेरे भाई। दोनों क्लियर हुए? ध्यान रखना इसमें शहरी पूछा गया है तो 2100 कैलोरी सही है, फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्र वाला 2400 कैलोरी है मेरे भाई। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 20वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील प्रसाधन करार दिया गया था? क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं थी, 11वीं थी, या फिर 9वीं थी? बताने का प्रयास करें। 20वां क्वेश्चन है मित्र, बताने का प्रयास करें कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन बताया गया था? तो ध्यान रखना बच्चों, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1992 से लेकर के 1997 तक चली है। ठीक, ये इसका टाइम पीरियड था, आप लोग याद रखना, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त। अगला बताएं, अगला क्वेश्चन क्या है, बताने का प्रयास करें। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी? भारत सरकार का ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी? और हालांकि आपको ये तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आपको ये बताना है स्टार्टअप इंडिया जो योजना है, प्लान है, जो योजना थी, स्कीम थी, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? अच्छा, कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? क्या वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, या वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय द्वारा, या फिर कृषि मंत्रालय द्वारा? सॉरी, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना, जो स्टार्टअप इंडिया योजना है बच्चों, वो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट या शक हो तो हो तो मित्र बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तीसरा सही है। लेकिन आपको यह बताना है यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। आप मुझे कमेंट्स में गूगल पे सर्च करके बताएं, अभी बताएं नहीं, बाद में सेशन देखते तो बाद में बताएं। जब बाद में आप सेशन देखेंगे, आप कमेंट करेंगे, आपको कमेंट में देखूंगा और आपसे थैंक यू बोलूंगा, बताइएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताने का प्रयास करें। निम्न में से किसका संबंध गोल क्रांति से है? निम्न में से किसका संबंध गोल क्रांति, गोल मतलब राउंड, जैसे पृथ्वी गोल है ऐसे ही। इसके अतिरिक्त बताएं हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसके अतिरिक्त बताएं आप, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताएं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए मित्र, पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध क्या किससे है? बताओ मेरे शेर, बताइए मेरे शेर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? गोल क्रांति का संबंध किससे है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इनके भी आंसर आपसे जबरदस्ती पूछ लूंगा मैं। अगर नहीं बताओगे तो घर पे आके पूछ लूंगा मैं। ध्यान रखना, बताइए, तुम्हारे गांव में, घर में, शहर में आके पूछूंगा, बताइए इन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आपको बताने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं आपकी फैमिली में पहुंच जाऊंगा, आप नहीं बताओगे तो आपकी ही बेइज्जती होगी। इसलिए बताइए इन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? इसके साथ साथ हरित क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है?
पीली क्रांति का संबंध किससे और रजत क्रांति का संबंध बच्चों किससे है, बताने का प्रयास करें। देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है बच्चों, यह आपके खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन जो फसलें होती है ना, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, उनसे है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सॉरी, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से मेरे भाई, मत्स्य, लाल क्रांति का संबंध। जो लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, इसका संबंध टमाटर से भी है, टमाटर से भी है और मत्स्य से भी है। किससे? मत्स्य से भी है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, झींगा मछली से इसका संबंध है भाई, ठीक है। झींगा मछली से इसका संबंध है नीली क्रांति का। पीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दलहन उत्पादन से। किससे? दलहन उत्पादन से। दलहन को मतलब जानते हैं आप लोग, जैसे दाल वगैरह, ठीक है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो बताइए, अंडा उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू से मेरे भाई। किससे? आलू से है। एक है बच्चों स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है मेरे दोस्त? तो बताएंगे, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से है, ठीक है। बागवानी से है। किससे? बागवानी से है, याद रखना, ठीक है। फूलों से है। किससे? फूलों से, फ्लावर से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो शहद उत्पादन से है, बागवानी से है और फूलों से है। इतना क्लियर हुआ। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हूं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ये बच्चों, ये सेकंड बार लिखा हुआ है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1 सेकंड। कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग से मिस्टेक हो जाता है बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता रहता है। चलो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, परेशान हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ये पूछा गया। क्या 1951 से लेकर के 56 तक है, या 1952 से लेकर 57 तक है, या 1956 से लेकर के 61 तक है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम वाली, वो 1951 से लेकर के 56 तक थी। लेकिन जैसे ही द्वितीय आई, वो कब तक है? 1956 से लेकर के 61 तक है बच्चों, ठीक है। आप देख लीजिए कौन सा है। अब भी नहीं बता सकते आप, अब भी नहीं बता सकते आप। हाँ, आप तो बता देंगे, क्योंकि चोरी करना, नकल करना अपनी फितरत में है, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात है, वो आपको शेयर कर, मतलब छोटा सा चुटकुला है, शेयर करना चाहता हूं। एक बार अमेरिका ने एक जहाज बनाया था। जहाज बनाने के बाद हुआ ऐसा, उसने उस जहाज को जर्मनी भेज दिया। अमेरिका ने बनाया, जर्मनी ने भेज दिया, और उससे जर्मनी से ये कहा कि आप इस जहाज में क्या कमी रह गई है वो बताएं। तो जर्मनी के जो भी वैज्ञानिक थे वगैरह थे, उन्होंने देखा ठीक तरीके से, थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो सही कर दी। और अमेरिका ने ये कहा कि आप इसे फ्रांस भेजिए, इसमें जो भी कमियां हैं वो फ्रांस जाके, फ्रांस में जो कंट्री है उसके वैज्ञानिक देखें। तो जर्मनी ने उस जहाज को कहां भेज दिया? फ्रांस भेज दिया। और फ्रांस वालों ने भी क्या किया? उस जहाज में जो कमियां थी थोड़ी बहुत वो सही कर दी। फिर आगे वो कनाडा भेजा गया, कनाडा से इंग्लैंड भेजा गया, और इंग्लैंड के बाद में उसे भारत भेजा गया, और भारत से यह कहा गया कि इसमें जहाज में जो भी कमियां हो उसे सही कर दें। तो भारत के, मैंने बताया ना, भारत बहुत तेज है इस मामले में। भारत ने देखा कि इस जहाज में वास्तव में कोई कमियां नहीं है, कोई कमी नहीं थी उस जहाज में। तो उसने भारत के जो वैज्ञानिक थे
उन्होंने दिमाग लगाया, उस पर एक कमी थी इस जहाज में कि अभी तक किसी कंट्री ने यह डिसाइड नहीं किया था कि यह जहाज इस देश का है। न तो अमेरिका ने उस पर लिखा था, अमेरिकन एयरलाइंस, न ही फ्रांस ने लिखा था, ना जर्मनी ने लिखा था, ना इंग्लैंड ने लिखा था, और ना ही ब्रिटेन ने लिखा था। इंडिया ने दिमाग लगाया कि इस पर ये चीज कमी है, तो उसने वही लिख दिया, इंडियन एयरलाइंस। क्या लिख दिया? इंडियन एयरलाइंस उस पर लिख दिया। तो भारतीय लोग बच्चों इस मामले में बहुत आगे हैं। तो इसीलिए तो आपसे कहता हूं, आप देख करके बड़े आराम से इस तरीके, मतलब कह सकते नकल वाली कंडीशन बड़े आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने बता दिया, तीसरा वाला है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कर्वे समिति, जस्टिस मिश्रा समिति, या तेंदुलकर समिति, या सी रंगराजन समिति? बताएं मित्र। देखो, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति, इनका संबंध बेरोजगारी से बच्चों। किससे? बेरोजगारी से इसका संबंध है। अब बताएं, तो ध्यान रखना, जो कर्वे समिति थी बच्चों, इसका संबंध किससे है? ग्राम एवं कुटीर उद्योग से है। ग्राम एवं कुटीर उद्योग से संबंध कौन सी समिति है? कर्वे समिति है मित्र, याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सदस्यता के लिए कितनी आयु वर्ग के पात्र होना चाहिए? मतलब यदि आप में से, आपके परिवार में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उनकी उम्र कितने से कितने तक होना चाहिए? तो ध्यान रखना, 18 से लेकर के 70 वर्ष तक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही है मेरे भाई, 18 से लेकर के 70 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं जो इस योजना का, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का लाभ ले सकते हैं। अगला बताएं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कैलोरी कितनी होनी चाहिए? मैंने जस्ट क्वेश्चन बताया था, शहरों वालों के लिए 2100 कैलोरी होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी? 2400 कैलोरी होनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है मित्र। कौन सा? पहला ऑप्शन बच्चों इसका बिल्कुल सही है। आगे चलिए, बताइए, बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? देखो, एक होता है SLR और एक होता है CRR। SLR बच्चों वो होता है जो बैंक अपने पास राशि रखती है। बैंक क्या करती है? अपने पास राशि रखती है, उसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। क्या करते हैं? SLR कहते हैं। और CRR बच्चों वो होता है कि बैंक अपनी राशि में से कुछ राशि RBI के पास रखती है। किसके पास? RBI के पास रखती है, उसे कहते हैं CRR। क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। अब पूछा गया है बैंकों द्वारा अपने पास रखी जाने वाली राशि, जिस SLR के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? SLR के बारे में। रखी जाने वाली राशि कितनी होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान रखना, इसका जो निर्धारण है बच्चों RBI करता है। कौन करता है? RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक भी है बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे चलिए, बताएं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलो इसका हेडक्वार्टर में बता देता हूं, क्योंकि तुम इतने होशियार हो मेरे भाई, आप ये छोटी छोटी चीजें नहीं बता सकते हो। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है? तो जेनेवा में मित्र। कहां पर? जेनेवा। अब आप ये कहेंगे सर जेनेवा क्या है? तो वो बता देता हूं, जो जेनेवा है वो स्विट्जरलैंड का बच्चों शहर है। किसका? जो यूरोपीय देश है, जैसे भारत में एशिया में भारत है, यूरोप जो कॉन्टिनेंटल है उसमें स्विट्जरलैंड देश है, उसका एक शहर है। ठीक है, हालांकि उसकी राजधानी बर्न है। बट जो WTO है, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। कहां पर? अगर जेनेवा ऑप्शन में नहीं होगा तो स्विट्जरलैंड होगा मेरे भाई। क्या होगा? स्विट्जरलैंड होगा मित्र। ठीक है, हालांकि इसकी राजधानी कौन सी है? बर्न है इसकी राजधानी। क्या है? बर्न है, याद रखें। इसका जो गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, वो 1995 में की गई थी मेरे दोस्त। कब की गई थी? 1995 में की थी। 1995 में की गई थी हिंदी भाइयों, याद रखना। ठीक है,
आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, आय की असमानता को मापने की सबसे परम शुद्ध विधि कौन सी है? बच्चों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, आता है ये। आय की असमानता, अगर किसी कंट्री में आय की असमानता का मतलब ये होता है एक तरफ देखा जाए लोग अमीर होते जा रहे हैं, एक तरफ गरीब होते जा रहे हैं। इसका मापन कौन सी विधि द्वारा मापा जाता है? क्या लॉरेंस वक्र द्वारा, या ग्रेसम के नियम द्वारा, या लाफेर वक्र द्वारा, या जॉबेर बर्फ द्वारा? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और मैं जानता हूं अगर इस क्वेश्चन को मेरा भाई जो कोई बता ले गया ईमानदारी से, इस क्वेश्चन को जो मेरा भाई बता ले गया उसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा तैयार है। बताइए, आय की असमानता के लिए कौन सा वक्र अपनाया जाता है? ध्यान रखना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लॉरेंस वक्र, इट इज राइट आंसर मेरे दोस्त, लॉरेंस वक्र इट इज राइट आंसर। याद रखना आय की असमानता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है। आगे चलिए, अच्छा ग्रेसम का नियम बच्चों बता सकते हैं? ग्रेसम का नियम, जो ग्रेसम जो वर्क है इसके माध्यम, इसका संबंध किससे बता सकते हैं कोई व्यक्ति? कमेंट्स में बताएं। हालांकि बता दूंगा, चिंता ना करें, बता के जाऊंगा इसी सेशन में, लेकिन आप बताएं पहले। अगला क्वेश्चन क्या है? निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या सकल निवेश मूल्य ह्रास के रूप में, या सकल निवेश या मूल्य ह्रास के रूप में, या सकल निवेश बीमा योजना के रूप में, या सकल निवेश प्लस अधिमूल्य प्लस बैंक बचत के रूप में? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। चलो इसका संबंध बच्चों कौन सा है आप मुझे बताएं। देखो, सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास के रूप में, सकल निवेश प्लस मूल्य ह्रास के रूप में, इन दोनों में से बताइए। ये दोनों नहीं है बच्चों, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? निवल निवेश का मतलब ये होता है बच्चों कि बिल्कुल 100% शुद्ध लाभ। जैसे किसी वस्तु का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया, उसमें से जो भी खर्चा हुआ है वो निकाल दीजिए, बाद बाकी जो आपको प्लस बचेगा, जो आपका टोटल बेनिफिट होगा, जिसमें आपकी लागत वो भी शामिल है जो आपने निवेश किया था, और जो लाभ है वो भी शामिल है, इन सबको मिलाकर को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? निवल निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवल निवेश कहते हैं। निवल निवेश का मतलब क्या होता है? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। क्या होता है? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ये है, फुल फॉर्म पूछी गई है, एक साधारण भाषा में पूछा गया है फुल फॉर्म कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम दिशा का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ये पूछा गया दिशा, ये दिशा ऐसे लिखा जाता, दिशा। ठीक है बच्चों, बताएं क्या डेवलपमेंट साक्षरता अभियान, या डेमोक्रेटिक साक्षरता अभियान, या डिजिटल साक्षरता अभियान, या डोमेस्टिक साक्षरता अभियान? बताएं इस क्वेश्चन में से क्या राइट आंसर हो सकता है। जो दिशा है उसका पूर्ण रूप क्या है बताने का प्रयास करें। क्या डेवलपमेंट साक्षरता अभियान, डेमोक्रेटिक साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान, या डोमेस्टिक साक्षरता अभियान? तो ध्यान रखना डिजिटल साक्षरता अभियान है मित्र, डिजिटल साक्षरता अभियान इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन। ए मेरे दोस्त अब मत आना, अब जिंदगी बहुत आगे है। संयुक्त अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था, संयुक्त अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कर की नई व्यवस्था जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? पहले आपको यह बताना है इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी भारत में लागू किया गया था। तो संविधान संशोधन की मित्र बात आ जाए, संविधान संशोधन की, जो जीएसटी संबंधित है, किससे? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, वस्तु एवं सेवा कर से। तो ये बच्चों ध्यान रखना 101वां संविधान संशोधन था बच्चों। कौन था? 101वां संविधान संशोधन था। और ये कब लाया गया था, कब किया गया था? तो ध्यान रखना 2017 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा सही होगा। ध्यान रखना जो संयुक्त अप्रत्यक्ष कर है कि नई व्यवस्था है जीएसटी भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? तो 2017 में। आप लोगों में से ये बताओ मेरे दोस्त, जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य द्वारा लागू किया गया था? बताएं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, बेरोजगारी जिसे वर्तमान समय में आप झेल रहे हैं, बेरोजगारी जिसे वर्तमान समय में आप झेल रहे हैं, जिसे बच्चों क्या कर रहे हैं आप, ये बेरोजगारी आपसे संबंधित है, मतलब तुमसे संबंधित है। और मुद्रास्फीति, इसका संबंध किससे है, मुद्रास्फीति से आपके परिवार, पिताजी हैं या आपके जो गार्जियंस हैं वो झेल रहे हैं, पिताजी। अगर चीजें महंगाई हो जाती है तो पिताजी का चेहरा है वो इस तरह हो जाता है। ठीक है, बताएं बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच को जो संबंध है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना, क्या लॉरेंस वक्र द्वारा नहीं, लॉरेंस वक्र द्वारा हमने आय की असमानता के बारे में बताया था, यही है ना। लॉरेंस वक्र द्वारा मेरे दोस्त हमने आय की असमानता के बारे में बताया था, तो ये तो नहीं हो सकता है। या लोफेर वक्र या आइसोकोस्ट वक्र या फिलिप्स वक्र, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को दर्शाता है वो फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है बच्चों। कौन सा, फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। ठीक, आगे चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई आगे चलते हैं, मेरे दोस्त आगे चलते हैं। अगला, भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का, ये मतलब नीतियां नहीं, नीतियां हैं, ठीक है, नीतियां। भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है। भारत सरकार की जो प्राथमिक नीतियां हैं उनका थिंक टैंक क्या है। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, आप लोग बता सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या नीति आयोग है या वित्त आयोग है या क्षेत्रीय परिषद है, बताएं। भारत सरकार का इनमें से कौन सा थिंक टैंक है, बताने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलो ये बता देता हूं, जो भारत सरकार का थिंक टैंक है इसका जो गठन है वो 1 जनवरी वर्ष 2015 को किया गया था। अब नहीं बता पाओगे, अब भी नहीं बता पाओगे, बट अब तो बता दोगे, इतने तो होशियार हो तुम। नीति आयोग, क्या है बच्चों, नीति आयोग। नीति आयोग की बच्चों स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और भारत सरकार का बच्चों क्या है, थिंक टैंक है। और किसकी स्थापना किसके स्थान पर की गई थी, तो इसने जो स्थान लिया था वो योजना आयोग का लिया था, योजना आयोग का। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, मार्च 1950 में। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, द्वितीयक सरकारी प्रतिभूतियों का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी के माध्यम से बिक्री या खरीद क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बताएं। क्या खुला बाजार खुला बाजार परिचालन कहलाती है, या कैश रिजर्व परिचालन कहलाती है, या द्वितीयक परिचालन कहलाती है, या रेपो नीलामी कहलाती है। जैसे देखा होगा भारत, मतलब आपने तहसील वगैरह में जाते हैं तो स्टाम्प वगैरह बेची जाती है, वो सारा बेची जाते हैं, वो सरकार की प्रतिभूति तो होते हैं स्टाम्प वगैरह। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो भाई बच्चों इसको क्या कहते हैं, कैश रिजर्व परिचालन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व परिचालन कहते हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताएं, ये तो क्वेश्चन जानते हैं, ये भिलाई स्टील संयंत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में है, इसके बारे में बता ही चुका हूं मैं। भिलाई स्टील प्लांट है वो भारत के किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। किसमें, छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे बताएं, अगला क्वेश्चन है, बताओ मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे हमसफर साथियों, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। नीति आयोग के संबंध में संक्षेपाक्षर नीति का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इन्होंने ये पूछा है, शुद्ध भाषा में लिख दिया है हिंदी में। जो नीति आयोग है, इसे नीति इस तरह लिखते हैं ना, नीति आयोग इस तरह लिखते हैं ना, नीति। इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। कभी कभी मेरे दोस्त याद रखना,
इसमें टी का पूछ लिया जाता है, टी का अर्थ क्या है, कभी कभी एन का अर्थ पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस आई का लास्ट वाली जो आई होती है इसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो बताएं जो नीति आयोग है, तो नीति की फुल फॉर्म वो क्या है? क्या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडोडेक्शन है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नोलॉजी इंडिया है? बताएं नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखना, जो नीति की फुल फॉर्म होती है मित्र, वह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो याद रखना, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015। ठीक, क्लियर हुआ? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं मेरे दोस्त, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बता चुका हूं, भाई भी रेडी है, डबल क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्न में से कौन सा किस अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसका संबंध, 4 ऑप्शन में से नहीं है बच्चों। क्या निर्यात का, पूंजीगत का, जनसंख्या का, या फिर आयात का? बताएं निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का बच्चों क्या नहीं है? भाग नहीं है। जो मांग है उसका भाग नहीं है। तो मांग जो होती है, जो डिमांड होती है, उसका संबंध निर्यात से भी होता है बच्चों, पूंजीगत से भी होता है और आयात से भी होता है, लेकिन जनसंख्या से नहीं होता। किससे? जनसंख्या से नहीं होता। आप लोग याद रखना, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, निवल मूल्य से हम लोग नेट वर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट वर्थ का सूत्र कौन सा होता है? का सूत्र कौन सा होता है? यहां बच्चों माइनस है, सॉरी 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, कोई बात नहीं, हो जाता है, टेक्निकल इशू है बच्चों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ जरा ध्यान दीजिए, वो सही कर दिया मैंने, यहां पर माइनस का चिन्ह बच्चों, ठीक है। बताइए निवल मूल्य जिसे हम लोग नेट वर्थ कहते हैं, इनका सूत्र क्या है? क्या निवल मूल्य पर बराबर परिसंपत्ति प्लस देयताएं, या फिर निवल मूल्य इक्वल टू परिसंपत्तियां इनटू देयताएं, या निवल मूल्य इक्वल टू परिसंपत्तियां अपॉन देयताएं, या निवल मूल्य इक्वल टू परिसंपत्तियां माइनस देयताएं? तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा है? पहला, ये फोर्थ ही सही है बच्चों, ठीक है, आप लोग से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बताएं इनमें से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध, दूसरा ऑप्शन है उद्योग की लाइसेंसिंग आवश्यकता की समाप्ति करना, तीसरा है विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, या प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता। बताएं 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऐसी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है। तो ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी आयात करने की स्वतंत्रता ये नहीं है बच्चों। कौन सी? टेक्नोलॉजी आयात करने की स्वतंत्रता नहीं है, आप लोग याद रखो, ठीक, ये खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट 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 थी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस समय हमारी देश की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी भारतीय, वो कैसी थी? क्या अल्प विकसित और रुद्रत थी, या अविकसित थी, या विकसित थी, या विकासशील थी? बताएं कैसी अर्थव्यवस्था थी? ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में है, तो ध्यान रखना, अल्प विकसित थी बच्चों। कैसी? अल्प विकसित और रुद्रत थी बच्चों, ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन बताएं, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर है? भैया क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, हालांकि लॉन्ग है, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, कि भारतीय अपने जो भारत है, भारत में जो भी पॉपुलेशन है वो अधिकांशतः किस पर निर्भर है, ये पूछा गया है। अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है, यह पूछा गया है। क्या हस्तशिल्प उद्योग पर, या परिवहन पर, या कृषि पर, या अतिथि एवं अचल संपत्ति पर? जो भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय है
भारत है, भारत में जो भी आबादी है वो अपने जीवन यापन के लिए वो किस पे निर्भर है? ऑप्शन आपके सामने है, तो सभी लोग जानते हैं कृषि पर निर्भर है बच्चों। किस पर? कृषि पर निर्भर है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। जैसे चाइना है, चाइना इंडस्ट्री पे निर्भर है, हम लोग कृषि पर निर्भर है बच्चों। अगला बताएं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक तृतीयक क्षेत्र में नहीं है? तृतीयक क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, क्या संचार है, परिवहन है, या बैंकिंग है? बच्चों जो देखो ध्यान रखना, ये तीनों है, संचार, परिवहन, बैंकिंग, ये सेवाएं बच्चों। क्या है? सेवाएं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्टली 4 सेक्टर हैं और 3 सेक्टर तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्रथम क्षेत्र है, प्रथम सेक्टर है, प्रथम जो क्षेत्र है मित्र मित्र भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसका संबंध कृषि से है। किससे? कृषि से है। जो द्वितीय सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, उसका संबंध किससे है? तो उद्योग से है। किससे? उद्योग से। जो तृतीय सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है मेरे दोस्त, उसका संबंध किससे है? तो सेवाओं से है। किससे? सेवाओं से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? सेवाएं तो दे रहा हूं। ठीक है, तो जो संचार, परिवहन और बैंकिंग, इनमें क्या दी जाती है? सेवाएं दी जाती हैं। और उसमें तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया, तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है तो बच्चों चीनी, ये शामिल नहीं। ठीक है भाई, मजदूर द्वारा चीनी बनाना, वो काम कर रहा है, श्रमिक मतलब अपनी बॉडी से कार्य कर रहा है, दिमाग से काम नहीं कर रहा है। तो ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंतिम एमआरपी का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा, कोई भी आप सामान खरीदने के लिए जाते हो, दूध का पैकेट खरीदने के लिए जाते हो, टोस्ट का पैकेट खरीदने के लिए जाते हो, या आटे का पैकेट खरीदने के लिए जाते हो, तो उस पर एमआरपी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एमआरपी। इस एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। क्या मार्जिनल रिटेल प्राइस होती है, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, या मोनोपोली रिटेल प्राइड होता है, या मैक्सिमम रिसाइकलिंग प्रोडक्ट होता है, प्राइड होता है? बच्चा बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। एमआरपी की फुल फॉर्म क्या है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, जो एमआरपी की फुल फॉर्म होती है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है मित्र। क्या होती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब न्यूनतम खुदरा मूल्य, न्यूनतम खुदरा मूल्य, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रख लेना, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बहुत जोर का क्वेश्चन है ये। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा, मतलब किसने दिया? जैसे बच्चे का नाम कभी कभी जब पैदा होता है तो दादा रख देते हैं, उसके चाचा रख देते हैं, आगे जाकर के दादा ने रख दिया कुछ, चाचा ने रख दिया कुछ, आगे जाके स्कूल जब बच्चा जाने लगता है तो माँ बाप रखते हैं। ऐसा देखा कि नहीं देखा है? तो जो हिंदू वृद्धि दर है नामक शब्द किसने गढ़ दिया, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन है। क्या जगदीश भगवती ने दिया था, या कौशिक बसु ने दिया था, या अमर्त्य सेन ने दिया था, या राजकृष्ण ने दिया? तो बच्चों ध्यान रखना, राजकृष्ण ने दिया था। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू वृद्धि दर जो शब्द है वो किसने दिया था? राजकृष्ण ने दिया था। किसने? राजकृष्ण ने दिया था बच्चों। ठीक है, जो दादा के समान थे। अगला, भाई कृष्ण भगवान हमारे कौन है? दादा तो है ही है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी से में सर्वाधिक योगदान देता है? बताइए, जो भारत की जीडीपी है, भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जीडीपी का मतलब ये होता है एक वर्ष में एक देश द्वारा, जैसे भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, सम्मिलित मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब आप बताइए कि दोस्तों जीडीपी में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का योगदान सर्वाधिक है, यह पूछा गया है। क्या प्रथम क्षेत्र का, या असंगठित क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, या द्वितीय क्षेत्र का? 48 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का। ध्यान रखना बच्चों, प्रथम क्षेत्र में आप देखेंगे, प्रथम क्षेत्र में कृषि है,
द्वितीय क्षेत्र में उद्योग है, और तृतीय क्षेत्र में क्या है, सेवाएं। क्या है, सेवाएं। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का बच्चों क्या है, योगदान सर्वाधिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। वैसे बताएं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? क्या प्रशांत चंद्र महालनोबिस, या अनिल कुमार भट्टाचार्य, या रघुराजन बहादुर, या देवव्रत बसु? और बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना, 29 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जून को। कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं, और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। और ये कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, मतलब पीसी महालनोबिस, जिन्होंने जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का बच्चों क्या मॉडल तैयार किया था? क्या किया था? मॉडल तैयार किया था बच्चों, आप लोग याद रखोगे। आगे चलिए, हम लोगों ने 50 सेंचुरी क्लियर कर दी है। हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी बल्ला नहीं उठाऊंगा, जब 100 हो जाएगी, 100 मतलब पूरी सेंचुरी हो जाएगी, तब बल्ला उठाऊंगा सहवाग की तरह से। बताएं, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का डॉट का एक हिस्सा है। जो सर्विस सेक्टर है वो किस क्षेत्र का हिस्सा है भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो मैंने बताया था तृतीय क्षेत्र का बच्चों, अभी जस्ट आपको बताया बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यावधि क्या रही है? यह पूछा गया है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर के 2017 तक रही थी। ठीक है, इट इज राइट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डॉट में की गई थी। यह पूछा गया है कि जो पीवी नरसिंह राव थे बच्चों, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने आर्थिक सुधारों पर विशेष तौर से कार्य किया था, और उसी समय एलपीजी आया था। एलपीजी आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आया हुआ था। ये पीवी नरसिंह राव ही लाए हुए थे। तो उन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाए हुए थे, ये पूछा गया है। क्या 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं थी, 9वीं थी, या 5वीं थी? बताने का प्रयास करें। 52वां क्वेश्चन मतलब। तो उस समय बच्चों 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी की शुरुआत की गई थी भारत में आर्थिक सुधारों की। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने है, 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? भाई बताइए, 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 53 क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना 1975 में शुरू किया गया था, 1975 में शुरू किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डॉट वर्ष में शुरू किया गया था। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के डॉट के शुरू किया गया था, यह पूछा गया है। मतलब कौन से क्षेत्र में? जब 5वीं पंचवर्षीय शुरुआत हो चुकी थी, तो क्या पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी, मतलब किस, जैसे 5 वर्ष होते ना, तो कौन सी वर्ष में शुरू किया गया था, यह पूछा गया है। क्या चौथे, पहले, तीसरे या दूसरे? बताएं 54वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, पहले उसमें शुरू किया गया था। मतलब जब 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, उसका जो पहला वर्ष था उसमें शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। चलो इसे छोड़िए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? सरकारी एजेंसी है, उस एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिफेंस काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डिस्ट्रिक्शन काउंसिल, और नेशनल डेवलपमेंट सेक्टर। बताइए 56वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मित्र? जो एनडीसी है, एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, यह पूछा गया है। सरकारी एजेंसी है ये। 56वां क्वेश्चन।
ध्यान रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका अर्थ है बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद। कोई मेरा दोस्त यह बता सकता है, कोई योद्धा, शेर, चीता, टाइगर, कोई बता सकता है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब किया गया था? इसके गठन के बारे में बता सकता है मेरा भाई? कोई भी गठन कब किया गया था? तो बता देता हूं, 1952 में किया गया था मेरे दोस्त। कब? 1952 में किया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था बच्चों, ये कब पारित किया गया था? इसका जो एक्ट था, क्या 1996 में, 1966 में, 1986 में या 1976 में? बताएं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 57वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना 1976, इट इज क्वेश्चन राइट आंसर। ठीक है मित्र, अब मैं जरा थोड़ा पानी पी लूं, 1 सेकंड के लिए पानी पी लेता हूं, 1 सेकंड। हाँ तो मित्र, मैंने पानी पी लिया, चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल चुका है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, पहली कब से कब तक थी? 1951 से लेकर के 56 तक थी। दूसरी कब थी? 1956 से लेकर के 61 तक थी। और तीसरी कब तक थी? 1961 से लेकर के 66 तक थी बच्चों। ठीक है, यही तो थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, थर्ड थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई। कौन थे? JL नेहरू थे। ठीक, आगे चलिए अगला। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? जिसे हम लोग SBI कहते हैं ना, SBI, भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या चेन्नई में है, मुंबई में, कोलकाता या फिर नई दिल्ली में? बताइए मित्र, बताइए। अच्छा, इसकी जो स्थापना है वो गोरेवाला समिति, कौन सी? गोरेवाला समिति। इसकी जो स्थापना मित्र वो गोरेवाला समिति, कौन सी? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर की गई थी 1955 में। जो ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। एक बात और बता दूं, जो SBI है बच्चों, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, याद रखना, SBI। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग बेहतर तरीके से याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। भारतीय मुद्रा प्रणाली, कौन सी बच्चों? भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? ये ऋणदाता लिखा हुआ बच्चों, ठीक, क्या लिखा हुआ? ऋणदाता, ऋणदाता। ठीक है, बताइए अब, भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? क्या भारतीय स्टेट बैंक को, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, या फेडरल बैंक को, या भारतीय रिजर्व बैंक को? बताइए, ये बताएं, फेडरल बैंक कहां का बैंक है? फेडरल बैंक है वो किस देश का बैंक है? बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सी? RBI। RBI, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में स्थापना की गई थी, 1935 में। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना RBI की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की, तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? कोई भाई बता सकता है? तो कलकत्ता था। कहां पर था? कलकत्ता। और RBI की स्थापना भारतीय अधिनियम 1935 के तहत की गई थी बच्चों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? बच्चों ये क्वेश्चन बता चुका हूं। उदारीकरण वो 1991 में शुरू किया गया था, जब PV नरसिम्हा राव कौन थे? प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। आगे चले, बताइए NBFC, क्या बच्चों? NBFOC का पूर्ण रूप क्या है? का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमेटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन। बताइए एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? 62वां क्वेश्चन। बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना, एनबीएफसी का पूर्ण रूप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं मेरे साथी, आरक्षित नगदी निधि अनुपात क्या है? आरक्षित नगदी निधि अनुपात क्या है? हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, एसएलआर के बारे में बता चुका हूं, एसएलआर के बारे में और सीआरआर के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, एसएलआर वह होता है जो बैंकें होती हैं वो अपने पास कुछ जमा पूंजी रखती हैं, उसे एसएलआर कहते हैं, और अपनी जो जमा पूंजी में से कुछ भाग, कुछ पार्ट आरबीआई के पास जमा करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको सीआरआर कहते हैं। अब बताइए आरक्षित नकदी निधि का मतलब क्या होता है? वह भाग जो बैंक बाजार में निवेश कर सकती है? नहीं बच्चों, ये नहीं। वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। क्या ये वाला सही है? या फिर ग्राहक द्वारा बैंक में बनाए रखे जाने वाले न्यूनतम बैलेंस है? ये भी नहीं है। वह भाग जो बैंकों को ग्राहकों को ऋण के रूप में दिया जाता है? ये भी नहीं। तो बच्चों ये कौन सा है? दूसरा सही है। मतलब वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि वो न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको आरक्षित नगदी अनुपात कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जनवरी में कब किया गया था? यह पूछा गया है, यह पूछा गया है, बताने का प्रयास करें। 64वां क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्लियर हुआ? आगे चले। अगला बताइए, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो वो जो 2 बार हुआ था, 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन इसमें जो एक ऑप्शन है वो 1967 9 सही है बच्चों। ठीक है, 2 बार किया गया था, एक 1969 में और 1985 में। अगला बताएं क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहां पर मुद्रित किए जाते हैं? भारतीय मुद्रा है जिसे आप नोट देखते हैं, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट। अब तो कह रहे 1000 का बंद हो गया, 2000 का नोट बंद हो चुका है। बताएं भारतीय मुद्रा के नोट कहां कहां पर छपते हैं? दिल्ली में नहीं छपते मेरे भाई, मुंबई में नहीं, आगरा में भी नहीं, नासिक में। कहां पर? नासिक, इट इज राइट आंसर। और ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पड़ता है मित्र? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें। बताइए अगला क्वेश्चन है, रुपए के किस चिन्ह को, जो रुपए का जो चिन्ह है, तुमने भारतीय जो रुपया देखा होगा, चाहे 50 का, 100 का, 500 का, उस पर इस तरह लिखा हुआ आता है, उस नोट पर इस तरह लिखा हुआ आता है, इस तरह से, इस तरीके से। तो ये जो चिन्ह है मेरे भाई, ये वाला, इस चिन्ह को किसने स्थापित किया था? इसको किसने इसको चिन्ह को बनाया था? क्या उदय कुमार ने, या विजय कुमार ने, या प्रेम कुमार ने, या प्रणव कुमार ने? यार मेरा ही नाम लिख दिया था, पवन कुमार है। नहीं, ये नहीं है, जो गलत है। बताएं इस चिन्ह का प्रतिपादक कौन था? ये पूछा गया है। तो उदय कुमार थे बच्चों। ठीक है, कौन थे? उदय कुमार। और ये कौन थे? उदय कुमार ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। किसके? तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे उदय कुमार। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? इनमें से कौन सी ऐसी समिति थी जिसका गठन किया गया था, वो बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था? 68 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना बच्चों, जो नरसिम्हा समिति थी, नरसिम्हा समिति, ये वाली नरसिम्हा समिति थी, इसका जो कार्य क्या था
कि जो बैंकों में सुधार की आवश्यकता थी, उसके लिए इसका गठन किया गया था। आप लोग याद रखो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताए, बेहतरीन क्वेश्चन। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक है, अगर मुद्रास्फीति की कंडीशन है तो उस समय क्या कार्य करती है, ये पूछा गया है। उसने कौन सा तरीका अपनाती है, ये पूछा गया है। क्या सीआरआर में वृद्धि कर देती है या रेपो दर में वृद्धि कर देती है? न तो ए और ना बी, ए और बी दोनों। 5 केवल ए और बी केवल बी। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 679 का बच्चों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, तो सीआरआर में वृद्धि कर देती है, पहले नंबर। सीआरआर में वृद्धि कर देती है और रेपो दर में भी वृद्धि कर देती है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग याद रखना, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताएं, 70वां क्वेश्चन है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छपा होता है कौन सा सांस्कृतिक प्रतीक है? तो सबसे पहले बच्चों आप लोग याद रखना, जो भी मुद्रा पर जो भी चिन्ह है, जैसे आपने देखा होगा 2000 का नोट है जो वर्तमान समय में बंद हो चुका है, इस पर मंगलयान छपा हुआ था। कौन सा? मंगलयान। देखा आपने? 2000 के नोट पर मंगलयान छपा होता था। 500 के नोट पर देखा है? 500 के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर क्या छपा होता है आपको पता है? भाई लाल किला छपा होता है। कौन सा? लाल किला। लाल किला, ठीक है। उसके बाद 100 के नोट पर, 100 के नोट बता सकते हो कोई? आपने भाई देखा होगा 100 के नोट पर क्या छपा होता है? रानी की बाब। रानी की बाब, जो गुजरात वाली, ठीक है, 100 के नोट पर। उसके बाद 200 के नोट पर, 200 के नोट पर, 200 के नोट पर, 200 के नोट पर क्या छपा होता है भाई बताएं? 200 के नोट पर क्या छपा होता है? सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप छपा होता है, ठीक है। उसके बाद 50 के नोट पर, कोई भी बता सकता है 50 के नोट पर क्या छपा होता है? तो हम्पी का स्तूप। हम्पी, हम्पी का जो मंदिर है ना, रथ मंदिर, वो छपा होता है 50 के नोट पर, ठीक है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप, ये तो पूछा गया है। 200 के नोट पर यही तो पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखो, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन बताएं, पूछा गया है भीम, BHIM का पूर्ण रूप क्या है? BHIM का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी, भारत एमिनेटेड फॉर मनी और भारत इंटरफेस फॉर मनी। पता है 71वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो जो भीम है बच्चों, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसके माध्यम से हम लोग पैसा ट्रांसफर लेन देन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आज के समय में हम लोग क्या यूज करते हैं? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब यूज करते हैं ना। उससे पहले हम लोग भीम जो ऐप होता था उसका यूज करते थे। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये, एक तरह का यूपीआई है। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? भाई बच्चों बता चुका हूं, भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सी? भारतीय स्टेट बैंक है, आप लोग याद रखें, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? बच्चों मौद्रिक नीति का अंग नहीं बच्चों, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है। जो भी आरबीआई है अपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, वो मौद्रिक नीति को कंट्रोल करती है, तो उसका अंग कौन सा नहीं है? वो किस पार्ट को टच नहीं करती? ऑप्शन है जीएसटी को, नकदी आरक्षित अनुपात को, सांविधिक तरल अनुपात को, या बैंक दर को। बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक जो आरबीआई है वो अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जीएसटी सही है बच्चों, वस्तु एवं सेवा कर, इसको शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, इसको शामिल नहीं कर बैंक करती। अगला क्वेश्चन बताएं, स्माइल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक
स्माइल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक, इसे हम कहते हैं SIDBI। इसे हम लोग सिडबी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सिडबी। क्या कहते हैं? सिडबी। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बच्चों लखनऊ में, आप लोग याद रखना कहां पर है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, ओपन मार्केट कॉरपोरेशन आरबीआई द्वारा डॉट 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 की बिक्री और क्रय को संदर्भित करता है। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, आप लोग बताएं। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है आरबीआई द्वारा, कौन सा स्थापित किया जाता है? क्या अचल संपत्ति, या विदेशी मुद्रा, या बुलियन, या सरकारी प्रतिभूतियां? बताने का प्रयास करें। 75वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, अचल संपत्ति बच्चों। कौन सा? अचल संपत्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला बताइए। अगला है द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। कौन सी बच्चों? द्विवार्षिक, मतलब 2 वर्षों में एक बार प्रकाशित की जाती हो। तो द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन सा प्रकाशित करता है? बताइए। आरबीआई करती है, नाबार्ड करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करती है, या वित्त मंत्रालय करती है? बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? बताएं। बताने का प्रयास करें, एक बार बताएं। 76वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों आरबीआई करती है। कौन करती है? आरबीआई करती है, याद रखना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो आरबीआई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? जैसे आपने बच्चों देखा होगा, आप बैंक में, किसमें? बैंक में जो भी लेन देन करते हैं तो उस पर आईएफएससी कोड डालते हैं। और मैं जानता हूं हर जो बैंक का जो पासबुक होता है उस पर, हर पासबुक पर आईएफएससी कोड पड़ा होता है। और आईएफएससी की फुल फॉर्म पूछी गई, आईएफएससी की फुल फॉर्म क्या है? मैं जानता हूं आज के समय में हर किसी के पास बैंक में अकाउंट होगा, बैंक में खाता होगा, और उस पर आईएफएससी कोड लिखा होगा। क्या होगा? आईएफएससी कोड लिखा होता है। तो जो आईएफएससी कोड है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, या इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, या इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड होता है? 77 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताएं। बताइए मेरे दोस्त। तो ध्यान रखना, इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड होता है मेरे भाई। कौन सा? इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड होता है। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो भाई ईमानदारी से सेशन देख रहे हैं और जो अंत तक देख ले जाएंगे, उनको 1 या 2 क्वेश्चन इस सेशन से हर प्रतियोगी परीक्षा मिल जाएगा। और जो छोड़ के चले गए तो नौकरी भी उन्हें बीच में इस तरह छोड़ के चली जाती है। नौकरी भी उनको इसी तरीके से बीच में छोड़ के चली जाती है। आप ईमानदारी से सेशन देख रहे हैं, अंत में 100 में से आपने लगभग कितने क्वेश्चन सही कर दिए, अपना स्कोर मुझे जरूर पता कीजिए। ये 77वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आईएफएससी कोड जो होता है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड। इंटर बैंक फंक्शन सिस्टम कोड इसकी फुल फॉर्म होती है। अपने ज्ञान के लिए वैसे भी याद कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें, मतलब इनमें से कौन सा अलग है? ईएससी, आरटीजीसी, एनईएफटी और ईएमआई। बच्चों ये तीनों हैं, ये लेन देन का साधन है बच्चों, ठीक है। जैसे आरटीजीएस करना पैसे का लेन देन का साधन है, ठीक है। और ईएमआई है, ये चीज अलग है। ईएमआई ये चीज अलग है। इसका 4th ऑप्शन सही है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेबी। क्या कहते हैं? सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1992 में की गई थी बच्चों। कब? 1992 में की गई थी। अब लोग याद रखना, 1992 में। अगला बताएं, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है? इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है मेरे दोस्त? बताने का प्रयास करें। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मित्र। बताएं,
इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है? ऑप्शन आपके सामने है, राजकोषीय घाटा ब्याज माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज सॉरी यहाँ प्लस है, यानी इंटू होगा, इंटू राजकोषीय घाटा इंटू ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 80वें क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना जो प्राथमिक घाटे के बराबर है बच्चों वो कौन सा है? राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। ठीक है, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है प्राथमिक घाटे के बराबर। ठीक है, जो प्राथमिक घाटा होता है उसके बराबर क्या होता है? राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट में, जो सरकार बजट पेश करती है तो सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च को स्रोत से अधिक होता है, मतलब खर्च अधिक है, खर्च क्या अधिक है और आमदनी क्या बच्चों कम है। आय स्रोत से अधिक होता है मतलब आमदनी कम है और खर्च अधिक है, तो आय और व्यय के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? आय और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बता सकते हैं मेरे भाई कोई? जब आपकी आमदनी अधिक कम हो और खर्च अधिक हो, इसके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? भारत के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर बताएं। सभी को पता है राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। आगे चलिए, अगला है एफडीआई का अर्थ क्या होता है? एफडीआई, एफडीआई इसका मतलब होता है फॉरेन, वन सेकेंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है एफडीआई की बच्चों। ठीक है, अब बता सकते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका मतलब होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का, इनमें से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या संघाई स्टॉक एक्सचेंज? तो ध्यान रखना बच्चों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में बच्चों। ठीक है, जो कहां पर है? महाराष्ट्र में। और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बच्चों ये। अगला बताएं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? गजब, गजब का क्वेश्चन है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है मित्र, देखो क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह किस सड़क पर स्थित है? या पेपर रोड पर, कैडल रोड पर, या एलिफेंट रोड पर, या दलाल स्ट्रीट पर? बताएं किस रोड पर है? 84 क्वेश्चन। तो दलाल स्ट्रीट पर है बच्चों। कौन सा? दलाल स्ट्रीट पर सही है, फोर्थ ऑप्शन की हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? बताइए, स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट था वो किसने पेश किया था? जॉन मथाई तो पहले थे, लेकिन जो पहला बजट पेश किया था वो किसने पेश किया था? तो सीडी देशमुख ने बच्चों पेश किया था। किसने? सीडी देशमुख ने। ये भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे बच्चों। ठीक, अगला बताइए, बताइए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय नीति डॉट डॉट एक नीति है, तो राजकोषीय नीति का किससे संबंधित है? जो राजकोषीय नीति है बच्चों वो डॉट 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 किससे संबंधित है? सरकार से, नाबार्ड से, आरबीआई की मौद्रिक नीति से, या इन दोनों से? तो ध्यान रखना है सरकार से बच्चों। किससे? सरकार से है राजकोषीय नीति बच्चों। अगला क्वेश्चन बताएं मेरे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? अन्य देशों से लिया गया उधार, सार्वजनिक क्षेत्रों से उपक्रम की बिक्री, ऋण पर प्राप्त ब्याज, या ऋण की वसूली? बताएं। पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, अन्य देशों से लिया गया उधार क्या पूंजीगत प्राप्ति है? सार्वजनिक क्षेत्रों से उपक्रम की बिक्री, ये ऋण पर प्राप्त ब्याज, या ऋण की वसूली? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? 87 क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना, ऋण पर प्राप्त ब्याज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋण पर प्राप्त ब्याज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइए, बताने का प्रयास करिए।
भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान कब शुरू किया गया था? क्या 1877 में, 75 में, 89 में, 81 में? तो ध्यान रखना 1982 81 में, ठीक है। इस तब से 1981 से ही भारत में ये प्रथम जनगणना की गई थी, प्रथम जनगणना की गई थी। आपको बताना है जब 1981 में जो प्रथम बार नियमित रूप से जनगणना की गई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, बताइए भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अच्छा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताएंगे आप, हिंदी है। कौन सी? हिंदी, जो लगभग 43% लोग बोलते हैं। दूसरी भाषा कौन सी है सर्वाधिक बोली जाने वाली? कौन सी? दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली, तो बताएंगे बंगाली है मेरे भाई। कौन सी? बंगाली। तीसरी कौन सी है? तीसरी बता सकते हैं? दूसरी भाषा कौन सी है, बताइए तीसरी कौन सी है? तो मलयालम, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और इनमें से सबसे कम जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। कौन सी? तमिल। तमिल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है, जो ऑप्शन के अनुसार। अगला 90 क्वेश्चन पे आगे पूछा गया जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, टैक्स कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। इट इज राइट आंसर। 90 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और रह गए बस बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्केल क्या है? तो बच्चों ये 5%, देखो ये देखो, सबसे पहले इसकी स्केल कितने? 5% है, 10% है, 18% है और 28% है। ये 4 स्केल हैं। इसमें अधिकतम कौन सा है? तो अधिकतम कौन सा है? 28% है। कौन सा? 28% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। 28% से अधिक किसी पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अगला बताएं, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा है वो अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी है मेरे भाई। कौन सा? जीएसटी कैसा कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है मेरे भाई, याद रखोगे। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? क्या प्लूटो ने? नहीं मेरे भाई, गलत है। अरस्तू ने नहीं, डार्विन ने नहीं, माल्थस ने, ठीक है। माल्थस थ्योरी को जरूर पढ़ लेना आप लोग, माल्थस थ्योरी को पढ़ लेना बच्चों, बहुत अच्छा इसका चैप्टर है माल्थस थ्योरी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? और यह पूछा गया किस राज्य का जो घनत्व है वो कैसा है? न्यूनतम है, ठीक है, ये पूछा गया है। बताइए किस राज्य का जनसंख्या घनत्व मतलब कम है, न्यूनतम मतलब कम है, और सर्वाधिक किस राज्य का है? सर्वाधिक पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बच्चों बिहार का है। किसका? बिहार का है। सबसे कम किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका? अरुणाचल प्रदेश का। एक वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। कितने? 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या, हाँ ये तो हो ही गया। अगला है क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? ध्यान रखना 29.15% बच्चा। कितने? 29.15% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर शहरीकृत राज्य सबसे कम है, यह पूछा गया है। क्या बिहार है, असम है, हिमाचल प्रदेश है या फिर ओडिशा है? बताइए 97 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश मेरे भाई। कौन सा?
हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला, बस खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए, पहला तो यूपी है। पहला कौन सा है? यूपी। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। और तीसरा कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। तो बिहार इसमें है, हाँ बिहार है, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीप का लिंगानुपात कितना है? मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो ध्यान रखना, 1000 पुरुषों पर अगर देखा जाए 618 महिलाएं। कितनी? 618। दूसरा ऑप्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। यहां का सेक्स रेशियो बेकार है। अगला लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है वो किस वर्ष किया था? 100वां क्वेश्चन। तो 1966 में किया गया था बच्चों। कब? 1966 में। तो सेशन बच्चों आपको कैसा लगा ईमानदार से बताएं। अगर अच्छा लगा हो शेयर जरूर करें। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।